जय हिंद सभी को, 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 19 करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे संसाधन। जैसे कि मैंने हाथ में सोना ले रखा है, लेकिन है नहीं मेरे पास रियलिटी में चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब भूगोल होगी बहुत आसान। मतलब क्या है कि इतनी सारी वीडियोज आप लोगों ने देखी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर बताया करें कमेंट में। बहुत से बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, गलत बात है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 है हमारे संसाधन। इससे पहले 18 चैप्टर अपलोड कर दिए मैंने। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तहलका मचा सकते हो, नाचो गाओ और खुश रहो, ठीक है। हमारा जो आज का चैप्टर है, देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और एग्जाम नजदीक है तो सारे बच्चे कोशिश ये करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई पर दो। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसको थोड़े टाइम के लिए डिले करो, है ना। पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फिर अगर ये एग्जाम बिगड़ गया तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए सब लोग थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ध्यान दो अभी तो पढ़ाई पे। आ रही हो समझ में? ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा संसाधन से रिलेटेड। देखिए पूरा चैप्टर संसाधन है, यानी हमारे संसाधन। तो संसाधन देखो संसाधन के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, संसाधन होता क्या है? तो संसाधन जो हमारी जमीन से प्राप्त होती है चीजें, या जो जमीन के ऊपर है, जो मानवों के लिए जो फायदेमंद चीजें हैं, जो मानवों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, जो मानवों की जो है सारी इच्छाओं की पूर्ति या आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संसाधन को परिभाषित कीजिए और बताइए कि यह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। यानी कोई भी पदार्थ की बात की जाए, बोला जा रहा है कोई भी पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान है एवं उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। यानी कि हमारे लिए जो मूल्यवान है, जो जरूरी है, जो क्या नाम है, उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उसे हम संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति पद्धत उपहार, जो यानी जो प्रकृति से हमें गिफ्ट मिला हुआ है, ये सब प्रकृति से तो गिफ्ट मिला हुआ है, तो वही है प्रकृति पद्धत उपहार जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन निम्नलिखित रूप से हमारे लिए उपयोगी हैं। संसाधन क्या है? निम्नलिखित रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं संसाधन। और संसाधन निम्नलिखित रूप से हमारे लिए उपयोगी है कैसे? तो पहला है, संसाधन एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार बनते हैं। मान लीजिए भारत इतना डेवलप हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? हमारे पास ऐसे ऐसे संसाधन है। संसाधन में आपका जमीन भी आ जाएगा, भूमि भी आ जाएगी, जिससे हम उत्पादन कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ उगा रहे हैं, है ना, ये चीजें। और हमारे कश्मीर में तो मिला ही हुआ है, अभी क्या मिला है? लिथियम मिला है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, तो इससे भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये चीज। वे प्रकृति पर्यावरण का निर्माण करते हैं जो कि मानव के जीवित रहने के विकास हेतु आवश्यक है। यानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? ये प्राकृतिक संसाधन। आगे बात समझ में? ठीक है। उसके बाद इन संसाधनों के उपयोग द्वारा मनुष्य स्वयं के जैव जगत का निर्माण करता है, जैसे घर, भवन, परिवहन व साधन आदि। यानी कि हम लोग घर बनाते हैं और परिवहन बना रहे हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा चीज बना रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से बना रहे हैं ये सब सारी चीजें? ये पृथ्वी से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? धरती से ही हम लोग ये सारी चीजें, या तो अजैविक तत्व होंगे या तो जैविक तत्व होंगे, उनसे हम लोग अपना निर्माण जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो यही हो गया आपका संसाधन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जरा। तो इसमें सबसे पहले है जैविक व अजैविक संसाधनों के मध्य अंतर बताना है। तो जैविक और अजैविक संसाधन के बीच में अंतर क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रखा है। देखिए जैविक और अजैविक जो है संसाधन के मध्य अंतर क्या है। तो जैविक संसाधन पहले पढ़ते हैं, फिर अजैविक पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त जीवित तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी जो जिंदा है, जो जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो इन संसाधनों का पर्यावरण के समस्त जीवित तत्व सम्मिलित हैं, जैसे वन, फसलें, वन्य जीव जो जानवर वगैरह हैं वो, और मछलियां, ठीक है। ये सब क्या है? ये जैविक संसाधन है जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए उपयोगी हैं। तो ये हो गया। दूसरा दे रखा है ये संसाधन नवीकरणीय हैं, क्योंकि देखिए ये संसाधन नवीकरणीय है क्योंकि ये स्वयं को जो है पुनर्स्थापित व पुनर्जीवित कर सकते हैं। यानी कि ये संसाधन क्या है? हम इनका दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? नवीकरणीय है, यानी कि क्योंकि ये स्वयं को
कर सकते हैं और पुनर्जीवित कर सकते हैं। और उसके बाद है कोयला, खनिज, तेल भी जैविक संसाधन है। यानी कि कोयला, खनिज ये सब किससे बनता है? जैविक से बनता है। यानी कि जैसे हम बात करें बहुत पुराने पेड़ पौधे, चट्टान, मतलब मनुष्य हो गया, उसकी डेड बॉडी जो काफी ज्यादा जमीन के नीचे जहां तक एयर ना पहुंच सके वो जीवाश्म बनता है। वही जीवाश्म बाद में कोयला, खनिज ये सब जो है ये सब जैविक संसाधन के रूप में देखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अजैविक। तो अजैविक में क्या होगा देखिए जरा, अजैविक में क्या बताना है। देखिए अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त, वो जिंदा हैं और ये निर्जीव होंगे, अंतर समझना। इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ, निर्जीव जो जिंदा नहीं है, सम्मिलित हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज, अजैविक संसाधन है ये समाप्त होने योग्य है। ये सब समाप्त हो सकता है, पेट्रोल, डीजल ये सब समाप्त हो सकता है, आगे बात समझ में। और अजैविक तत्व है ये, और ये समाप्त होने योग्य हैं तथा पुनर्नवीकरण के योग्य नहीं है, यानी दोबारा से नहीं इसको हम यूज कर सकते। पेट्रोल खत्म हो गया तो गया वो, ठीक है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये संसाधन जैविक संसाधनों का आधार हैं, यानी कि इनसे ये डिपेंड हैं। इनसे जी कौन रहा है? जैविक। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अब। देखिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में जैविक संसाधनों के विस्तार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत के अंदर जो जैविक संसाधन है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा क्या बोला यार। देखिए तो भारत में जैविक संसाधनों का विवरण, भारत के अंदर कौन कौन से जैविक संसाधन है? तो पहला वन है, मैंने जैविक बताया था, जो जिंदा है यानी जो सांस ले रहे हैं, तो वन। वर्तमान में भारत की 75.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वनांचित है, यानी कि पेड़ों से ढकी हुई है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% है। यानी लगभग अगर हम देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, लगभग विश्व से 23% जो है यहाँ देखने को मिलेगा। वनों के वितरण में लगभग 83% का अंतर पाया जाता है, जो कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जो है 87% है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? 87% है। वही जो है हरियाणा में, हरियाणा होगा, हरियाणा में केवल 4% है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भूभाग को वनाच्छादित होना चाहिए। यानी कि लगभग भारत के अंदर 33% भूमि, 33%, जहां 23 है वहां 33% भूमि जो है पेड़ों से ढकी होनी चाहिए, वन होने चाहिए हमारे यहाँ भारत के अंदर, तभी जाकर लोग अच्छे से जी सकते हैं। तो दुर्भाग्यवश यह हमारी वन नीति के निर्धारित रेखांकित मानदंड से नीचे है, यानी कि हम लोग 33% से अभी नीचे हैं। यानी कि देखिए इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोग रहेंगे कहाँ? तो पेड़ वेड़ काट के रह रहे हैं लोग, तो ये तो गलत हो जा रहा है। तो ये चीजें, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को 6 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे कैसे भारत के अंदर पाई जाने वाली वनस्पतियों को 6 मुख्य उसमें बांट सकते हैं हम लोग, कैसे? देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए उसके बाद इसी में दे रखा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी जो हमेशा से सदाबहार रहते हैं, बिल्कुल हमेशा पेड़ ही पेड़ रहते हैं जहां पे सदाबहार वन होते हैं। उसके बाद आ रहा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियां हैं हमारे यहाँ, ज्वारीय वन हो गए, जो है पर्वतीय वन हो गए, मतलब अलग अलग जगह ऊंची नीची जमीनों पर भी होते हैं काफी ज्यादा, और पर्वतीय वन भी होते हैं। ठीक है, वन उन्हीं में क्या होता है? वन्य जीव पाए जाते हैं। यही तो है जैविक संसाधन भारत के लिए, मतलब हमारे लिए। तो वन्य जीव कैसे हैं? भारत में वन्य जीवों की बहुसंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्ञात विश्व में जानवरों की पाई जाने वाली कुल 1.05 मिलियन प्रजातियों में से लगभग जो है 75,000 यानी कि 7.46% भारत में पाई जाती हैं। तो वन्य प्रजातियां, वन्य जीव हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, 7.46% सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही आपको वन्य जीव देखने को मिलेंगे विश्व भर के। ये सब हमारे यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं हमें। ठीक है, ये देखिए भारत में पक्षियों की अगर बात करें, पक्षियों की, तो लगभग 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की चिड़ियां हैं हमारे यहाँ, पक्षी हैं हमारे यहाँ। तो स्तनपायी जीवों में जो बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, तो स्तनपायी जीवों में हमारे पास विशालकाय हाथी है,
असम, केरल और कर्नाटक के, असम, केरल, कर्नाटक के वनों में पाया जाता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हाथी होती सब, ये असम, कर्नाटक, केरल, इन जगहों पर जो है बड़े बड़े हाथी स्तनधारी जानवर जो है पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें हाँ कि ऊंट शुष्क क्षेत्रों में, वह जंगली गधे जो है गुजरात के, कच्छ के। देखिए ऊंट जो होते हैं वो सूखे क्षेत्रों में, ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में आपको ऊंट वगैरह देखने को मिलेंगे ये। उसके बाद जंगली गधे गुजरात के, कच्छ के, गुजरात का रण कच्छ इलाका है ऊपर हिस्से में जो पाकिस्तान से सटा हुआ है वो, तो उसमें क्या है कि उसमें पाए जाते हैं गुजरात के गिर वनों में। गुजरात का एक वन है गिर वन, उसमें वनों में भारतीय सिंह शेर मिलते हैं। एक सींग वाला गेंडा, यानी कि बात करें अगर गेंडे की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा वहां मिलता है। और असम व पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये गेंडा वगैरह कहाँ पाया जाता है? तो असम के पश्चिमी, असम हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया। असम कहाँ पड़ता है आपका? तो पूर्वोत्तर भारत में, और पश्चिम बंगाल आपका जो ये बांग्लादेश है उसके बगल में है ना मैप में। तो देखिए पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है गेंडा। उसके बाद भारत में बंदरों व हिरणों की कई प्रजातियां, हमारे यहाँ कई तरीके के बंदर, कोई पेड़ पे नाच रहा होगा, कोई कहीं नाच रहा होगा, कोई जो है ये चीजें, तो कई प्रजातियां हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ सबसे सुंदर जानवरों में चौसिंगा है। चौसिंगा क्या होता है? एक हिरण टाइप का ही होता है, उसके 4 सींग होते हैं, यही सामने खोपड़ी पे 4 सींग होते हैं, चौसिंगा बोलते हैं उसको। फिर कृष्ण मृग है, मृग मतलब एक अलग तरीके का हिरण भी है। चिंकारा होता है, ऐसी हिरण जैसा ही चिंकारा पिंकारा होते हैं, छोटे छोटे डिजाइनदार। हिरण की प्रजातियों में हागुल, कश्मीरी मृग होता है, कश्मीर का होता है ये एक तरीके से हिरण, और स्वाम्प हिरण, चीतल, कस्तूरी मृग और पिसुरी सम्मिलित हैं। तो बिल्ली परिवार के अंदर हम बात करें तो उसमें बिल्ली परिवार जैसे शेर, बाघ वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो आने वाले जानवरों में तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ व हिम तेंदुआ, यानी बर्फ में रहने वाले कुछ तेंदुए होते हैं सफेद सफेद। और हिमालय श्रेणियों में कई दिलचस्प जानवर जैसे कि जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, साकीन और छुछुंदर। छुछुंदर नहीं तो चुकड़ चुकड़ करते हैं जो छुछुंदर, एक बार मैंने बताया था, मेरी किताब खा गया था, है ना। तो वही चीज तापीर पाए जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के जानवर वगैरह हैं जो हमारे यहाँ भारत के अंदर देखने को बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। हमारे देश में पक्षियों का जीवन भी समान रूप से समृद्ध व रंगीन है। हमारे यहाँ अलग अलग डिजाइनदार पक्षी मिलेंगे, बिल्कुल सुंदर सुंदर, जी करेगा उनको उठा ले जाओ। तो शानदार मोर है हमारे पास, भारत का राष्ट्र पक्षी है मोर, ठीक है। वनों एवं नम भूमियों में जो है फेजेंड, गीज, बतख, मैना, ये सब क्या होते हैं? गीज पीज सब बतख की प्रजाति होती है, जलमुर्गी नहीं होती। मैना, तोता, कबूतर, क्रेन, और उसके बाद सारस जिसे हम बोलते हैं, धनेश और सनबर्ड पाए जाते हैं। यहाँ कोयल व बुलबुल जैसे गाने वाले पक्षी भी मिलते हैं। हमारे यहाँ ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी हैं जो गाना भी गाती हैं, बुलबुल, कोयल, चुकुड़ चुकुड़। जो कोयल की आवाज सुनो ना सुबह, कू कू, इतनी प्यारी लगती है सुबह सुबह। गांव देहात, यहाँ शहरों में तो बंद हो गई है, शहरों में कहाँ रह गए हैं ये सब। गांव देहात में आज भी जाओगे ना तो कोयल की आवाज आएगी और बगीचे में से आती है तो इतना अच्छा लगता है, वाओ नाचो, ये चीज। उसके बाद है पशुधन। पशुधन की अगर हम बात करें तो जानवरों से भी हम क्या करते हैं? भोजन इकट्ठा करते हैं। जानवरों से भी हम पैसा लगा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। जैसे विश्व की लगभग 57% भैंसें व लगभग 15% गाय बैल भारत में ही पाए जाते हैं। भारत के 2/3 से ज्यादा मवेशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका व राजस्थान राज्यों में पाए जाते हैं। भारत की कुल भेड़ों का 1/4 से ज्यादा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर लोग भेड़ वगैरह देखने को चराने वाले मिल जाएंगे। जबकि भारत में आधे से ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? देखिए ध्यान सुनिएगा, भारत में आधे से ज्यादा बकरियां बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की बकरियों को हमारे यहाँ चराने नहीं जाते हैं क्या? बिहार, उत्तर प्रदेश में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग चराने जाते हैं बकरियों को, सब अरे बात समझ में, ठीक है। चलिए, कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पशु जैसे बैल, भैंस, गाय आदि, ये सब कुछ क्या है? कृषक समुदाय के मित्र हैं। ये विभिन्न कृषि कार्यों तथा जुताई, बुआई जो है, गहाई, कृषि उत्पादों के परिवहन में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहले से अब खेती बाड़ी कर सकते हैं ये सब।
उसके इसके बाद भी कृषि के मशीनीकरण के साथ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत, तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु व कुछ अन्य क्षेत्रों में कृषि कार्यों में पशु ही अभी भी काम कर रहे हैं। बकरियों से दूध, मांस, बाल व चमड़ा मिलता है। अंडे व पंखों के लिए चूजे पाले जा रहे हैं। गीज व टर्की होती है ना, बतख जैसी होती है, पाले जाते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद आ रही है मत्स्यिकी। मछली पालन का भी ट्रेंड बहुत ज्यादा है ना। मत्स्यिकी की बात करें, जैसे कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर के भारत के अंदर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल महाद्वीप आकार बड़ी झीलों व नदियों में मछलियों के भोजन, ये देखिए ये भी हमारे लिए संसाधन, जितना भी मैंने अभी आपको बताया है वो मानव जगत के लिए क्या है, संसाधन है, जैविक संसाधन में आ जाएगा। ये सब कुछ जीवित है ना, ये सब तो मानवों की आवश्यकताओं के लिए बने हुए हैं। ये तो मानव क्या कर रहा है, इनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी कर रहा है। ठीक है, तो बड़ी झीलों व नदियों मछलियों के भोजन के पर्याप्त उपलब्ध सागरीय धाराओं और कुशल मछुआरों के कारण देश में मत्स्यिकी यानी कि मछली पालन के विकास के प्रचुर अवसर आए हैं। यहाँ सागरों व महासागरों में सागरीय मत्स्यिकी तथा झीलों, नदियों व जलाशयों में अंतर स्थलीय मत्स्यिकी की जो है की जाती है। यानी मछली पालन आज बड़े स्तर पर किया जा रहा है, भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर मछली पालन जो है किया जा रहा है। उसके बाद हम यही देख सकते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियों की 1800 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। सोचिए भारत के अंदर 1800 से ज्यादा प्रजातियां हैं मछलियों की। भारत में 4 प्रकार की मत्स्यिकी, जैसे सागरीय मत्स्यिकी जो सागर में से मछली बटोर के लाते हैं, स्वच्छ जल या अंतरस्थलीय मत्स्यिकी, एंचुरी मत्स्यिकी व पेरल मत्स्यिकी पाई जाती है। भारत के अंदर अलग अलग प्रकार से मछली पालन या बोल सकते हैं मछली का पकड़ना वगैरह चलता रहता है। ठीक है, जाल बिछा के हो गया, ऐसे वैसे हो गया। ठीक है, सागरीय मत्स्यिकी का हिस्सा लगभग 63%, सबसे ज्यादा मछलियां सागर से ही बटोरी जाती हैं। आगे बात समझ, तो ये चीज है। बाकी ये बहुत ईजी है। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 37% भाग अंतरस्थलीय मत्स्यिकी के में आता है। प्रमुख मछलियां कतला होती हैं, मैंने पिछली वीडियोस में दिखाई थी। रोहिता हो गई, काला बासिल हो गई, मृगल हो गई, मृंगल और कार्प देश की जो है सागरीय मत्स्य उसमें देखने को मिलता है। आगे बात समझ, तो लगभग 97% से ज्यादा भाग अंतरस्थलीय, जैसे ये हमारे पोखरा वगैरह नहीं होता, उन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम कहाँ पे, तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात से आती हैं। तो ये जहाँ समुद्र होगा वहाँ से ऐसी मछलियाँ जो है पकड़ी जाती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रख लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये जैविक संसाधन है। ठीक है, ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे। अभी हमने भारत के अंदर जैविक संसाधन देखे थे, अब जान लेते हैं अजैविक में। इसमें आ जाएगा आपका, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सब जितनी भी चीजें होती है। देखिए भारत में अजैविक संसाधनों का वितरण क्या है। भूमि संसाधन भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है विस्तृत है। सोचिए इतने बड़े क्षेत्र में भूमि संसाधन, भूमि से हम संसाधन बटोरते हैं, जैसे पेड़ वगैरह हो गए, जंगल वगैरह, ये लेकिन ये क्या, वो तो जैविक संसाधन थे, पर ये भूमि से हम लोग क्या संसाधन, जैसे ये सब हो गया, क्या नाम है, लोहा हो गया, ये है ना, इतनी सारी चीजें जो हमें जमीन से मिलती हैं, आयरन ओर हो गया। तो ये क्षेत्र एवं आकार के आधार पर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्राजील और मिस्र के बाद जो है एक बोल सकते हैं यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र है भारत। भारत में भी बहुत सारे संसाधन मिलते हैं। यह वृहद आकार स्वतः, तो जैविक और अजैविक में तो पहले अंतर पता चल गया ना, तभी क्लियर हो पाएगा। ये अजैविक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एक बहुत बड़ा संसाधन है भारत के अंदर। लगभग 30% क्षेत्र पर्वतों से ढका है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ जमीन से बहुत ज्यादा खेतीबाड़ी होती है, तो ये भी हमारे लिए संसाधन हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो जो कि दृश्य सौंदर्य जो है, सदानीरा नदियों, वनों एवं ये जल, पानी, चट्टान, पर्वत, ये सब संसाधन ही तो है मनुष्य के लिए, ये चीज भूमि वगैरह। तो बोला जा रहा है लगभग 83 भूमि का लगभग 83% क्षेत्र मैदान होने के कारण कृषि के लिए सर्वथा उपयुक्त है और शेष 27% पठारों के अंतर्गत आता है। देखिए इस चैप्टर में कोई चित्र वगैरह नहीं थे, मैप नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। बाकी जिसमें होता है तो मैं उसमें बता देता हूँ। ठीक है, देखिए
जो कि खनिजों एवं धातुओं का भंडार है। जल संसाधन की, वो तो भूमि की बात कर ली थी हमने, भूमि से हम लोग कितना ज्यादा अनाज उत्पादन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो हमारे लिए संसाधन। फिर एक जल संसाधन है, जल संसाधन में आप क्या बता सकते हो इसमें कि जल संसाधन में कैसे, तो भारत भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जल संसाधन है। संसाधनों का यानी जमीन के नीचे भी तो पानी है भारत के, तो बोल रखा है संसाधनों में विविधता, हिमानियां जो है, धरातलीय नदियां एवं भूमिगत जल, जमीन के नीचे से हम बोरवेल लगा लगा पानी खींच रहे हैं, वर्षा एवं महासागरों के रूप भू आकारों में विविधता का परिणाम है। अनुमानित औसत वार्षिक वर्षा लगभग 117 सेंटीमीटर की होती है, लगभग इतनी 117 सेंटीमीटर की बारिश होती है। इससे क्या होता है, अगर पेड़ रहेंगे तो वही पानी बारिश का जमीन के अंदर चला जाएगा, पेड़ नहीं रहेगा तो वो बह जाएगा, भूस्खलन आ जाएगा। इस पिछले चैप्टर में बताया था, इसलिए पेड़ होना जरूरी है। तो भारत में नदियां धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत हैं। धरातलीय जल होता है, एक अंतर धरातल होता है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कुल धरातलीय जल का लगभग 60% वहन करती हैं। और भारत की जो है पुनर्भरण योग्य भूजल क्षमता 434 अरब घन मीटर है। आज 70% से भी ज्यादा जनसंख्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल का उपयोग करती है। आज हम लोग हर चीज का यूज किससे कर रहे हैं, पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे कर रहे हैं, भूजल से ही, जमीन के नीचे जो पानी आ रहा है उससे। आधे से भी ज्यादा सिंचाई इस स्रोत से प्राप्त होती है। खनिज संसाधन की बात करें, पहले हमने क्या पढ़ा था, भूमि के बारे में, फिर जल संसाधन पढ़ा, फिर खनिज संसाधन के बारे में जानने जा रहे हैं। खनिज के अंदर क्या आ जाता है, लौह अयस्क हो गया जो है, उसके बाद ये उद्योगों में काम आता है ये सब। तो भारत खनिज संसाधनों का, देखिए पेपर में एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, उनके बारे में डिटेल से। देखिए डिटेल, जब ऐसे आपने ये पॉइंट लिखा, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, डैश लगाओ, लिखना शुरू कर दो, अरे बस में। तो ये चीज याद रखेगा, जब ही अच्छे नंबर आएंगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो खनिज में क्या था, भारत खनिज संसाधनों में बहुत ही धनी है और इसमें एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता है। यह लौह अयस्क के अतिरिक्त क्षेत्र कोयला, खनिज तेल जो है, बॉक्साइट व अभ्रक के व्यापक निक्षेप पाए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खनिज निक्षेपों, झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, कोयला वगैरह हो गया। और भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं, जैसे लोहा अयस्क, लौह अयस्क जिसे बोलते हैं कच्चा लोहा, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम जिसे बोलते हैं उसे, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया और रेडियोधर्मी खनिज हो गए। और आज हमें जो है जम्मू कश्मीर से अभी थोड़ा टाइम पहले ही, 1-1.5 महीने पहले ही क्या मिला था, जो है बहुत ज्यादा, जिसे हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, लिथियम मिला था बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा कीमत होती है जिसकी। चलिए वो तो हमने अजैविक तत्व पढ़ लिए। अब आ जाएगा भारत में संसाधन उपयोग के विस्तार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत के अंदर संसाधन उपयोग, आज भारत के अंदर कैसे कैसे हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो बताना। तो देखिए भारत में संसाधन उपयोग का विस्तार, प्राकृतिक संसाधनों ने हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक बना है, आर्थिक बना है, विकास में सार्थक भूमिका अदा की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि देश है। आज हम लोग खेतीबाड़ी इतने बड़े लेवल पर कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा बहुत बड़ा देश कहलाया है इसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न फसलों को उगाने के लिए यहाँ की विविध जलवायु दशाएं, यहाँ की जलवायु भी अच्छी है, जमीन भी अच्छी है, इसके कारण मौसम पाया जाता है। और भारत की विशाल खनिज संपदा ने इसे औद्योगिक रूप से विकसित होने में सामर्थ्य बना दिया है। और हाल के दशकों में न केवल तेजी से बढ़ती जनसंख्या को, देखो हमारे यहाँ जनसंख्या धड़ाधड़ बढ़ रही है, हम तो हमारे होने दो की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ना, होने दो, तो ये चीज है, तो हम तो हमारे दो होना चाहिए सिर्फ। तो बढ़ती जनसंख्या को भोजन देने, बल्कि विशाल भारतीय जनसंख्या के आर्थिक कल्याण की गति भी प्रदान करने की इच्छा ने संसाधनों के उपयोग को चमत्कारिक रूप से बढ़ा दिया है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध संसाधनों का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आगे बस समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, तो संसाधनों के आधार ही नहीं है, उपयोग के कारण इनसे पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय असंतुलन को बढ़ाया है। यानी कि अब इससे क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी पर असंतुलन पैदा हो रहा है, स्थिति खराब हो रही है धीरे धीरे। इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अंधाधुंध यूज करेंगे, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो वो पेड़ों को काटेंगे, संसाधन खत्म होंगे, उतने ज्यादा संसाधनों का यूज किया जाएगा, ये चीज। तो बोला जा रहा है उत्पादन एवं लाभों
को अधिकतम करने की प्रेरणा से किया गया मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का जो हम दोहन खराब कर रहे हैं मिट्टी को, वन नाशन जो वनों को खत्म कर रहे हैं, मृदा मतलब होती है मिट्टी, अति चराई तथा वनों के असावधानी पूर्ण प्रबंधन के कारण मृदा जैसे मूल्यवान संसाधन का ह्रास हो रहा है। आज मिट्टी नष्ट होती जा रही है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। मिट्टी को हम खत्म करते जा रहे हैं तो ये बेकार चीजें हैं। इसी वजह से देखिए क्या बोल रखा है, अवैज्ञानिक कृषि क्रियाएं जैसे पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि, यानी झूमिंग कृषि मतलब आज यहाँ खेतीबाड़ी करी नहीं हो रहा, फिर दूसरी जगह जाओ वहां पे करो। और रासायनिक उर्वरकों का हम कीटनाशक दवाइयों का यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर जो है बेकार स्थिति पैदा होती जा रही है। और फिर आ रहा है इसमें कीटनाशक दवाइयों का यूज कर रहे हैं। अत्यधिक उपयोग के साथ अति सिंचाई के परिणाम स्वरूप मृदा के पोषण तत्वों में कमी, जल भराव व लवणता की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यानी कि देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी को इतना ज्यादा खराब कर दे रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां छिड़क रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी उत्पादन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो जमीन की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी, उत्पादन की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध जल संसाधनों का शोषण हो रहा है। यानी कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जल संसाधनों का शोषण हो रहा है, जिस कारण ये तेजी से कम हो रहा है। आज पीने योग्य पानी बहुत कम बचा है। आज हम लोग अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, पानी का मिसयूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मानव जगत में आने वाली समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी भावी पीढ़ी के लिए। भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी, ठीक है। तकनीकी कमी के कारण भारतीय नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। यही स्थिति भूजल उपयोग की है, यानी जमीन से जो पानी निकाला जा रहा है उसकी भी है। यानी पानी जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं लोग, ठीक है। उससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ पानी बहुत है, पृथ्वी पर बहुत पानी है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात मत्स्यिकी के ने जो है विशेषकर सागरीय मत्स्यिकी ने, देखो पानी में जब मछलियां रहेंगी तो पानी अपना जो है सही रहेगा, पर ये क्या है, अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, मत्स्य पालन या बोल सकते हैं पानी में से इतनी सारी मछलियां निकाल ली, व्यापार चल रहा है ना। व्यवसाय को बाजार चालित अरबों रुपए के उद्योग के रूप में बदलते देखा है। वर्तमान में भारत जो है करीब 55 श्रेणियों, भारत की करीब जो है 55 श्रेणियों में, जो श्रेणी मतलब व्यापारियों का समूह होता है, तो सागरीय उत्पादों का दक्षिण एशियाई व यूरोप देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करता है। यानी कि इतना ज़्यादा हम लोग मछली पालन, मछली भेजने का काम, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आज मिसयूज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आगे बात समझ में, चलिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संसाधनों के संरक्षण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। देखिए संसाधन का संरक्षण क्या, आज हमें संसाधन बचाना होगा, जब तो आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा, ठीक है। देखिए संसाधनों के संरक्षण मतलब बचाव। बचाव से तात्पर्य है कि उनके विवेकपूर्ण जो एवं नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय, दुरुपयोग तथा अतिरिक्त उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग करना है। यानी कि आप उसको बचाओ ताकि भविष्य में हमें दोबारा से जो है यही संसाधन मिल सके। यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम इसी तरीके से अंधाधुंध प्रयोग करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो संसाधनों का संरक्षण विभिन्न विधियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे यह आवश्यक है कि लोगों, बोला जा रहा है यह आवश्यक है कि लोगों के मध्य जो है संसाधनों के परिरक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। यानी कि लोगों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, हीरोइन बनाया जाए, यानी कि हीरो बनाया जाए। उनको बताओ कि भाई आपको क्या करना है, संरक्षण करना है, इन चीजों को बचाओ कैसे हो सकता हो। तो वो जी प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर विनाश के घातक परिणाम के बारे में लोगों को बताओ कि पेड़ काट दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नाच उठोगे, ढिंचक बन जाओगे। तो आप लोग क्या करो कि पर्यावरण का बचाव करो, संरक्षण करो। उसके बाद आता है, देखिए दूसरा आ रहा है वन रोपण मतलब पेड़ों को बचाओ, जंगलों को बचाओ। जैसे अति अपरिपक्व तथा युवा वृक्षों को काटने से रोकना तथा लोगों में वृक्षों के रोपण तथा पोषण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। लोगों को बताओ कि भाई पेड़ वगैरह ना काटें वरना नुकसान हो जाएगा, रोपण करो, उसको बचाओ।
वनों के संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। यानी कि इससे हमें क्या करना, वन रोपण करना है ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। उसके बाद आ रहा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि जो है क्या हो रही है इससे, देखो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, जैसा असम वगैरह में देखा होगा सीढ़ीदार खेतीबाड़ी करते हैं ये लोग असम वगैरह में। ये चीज कृषि समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई, झूमिंग कृषि पर नियंत्रण करो, अति चराई से बचो, यानी कि ज्यादा ज्यादा मत चरवा दो, पूरा ही जानवरों को खत्म करवा दे रहे हो आप। और उसके बाद अवनालिकाओं को रोकना, मृदा का संरक्षण करो, मिट्टी बचाओ और कुल महत्वपूर्ण विधियां अपनाओ। वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण, ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई तकनीकों का उपयोग करो, यानी बारिश के पानी को रोक सको आप, ऐसी तकनीक लेकर आओ। बारिश हो रही है इतनी ज्यादा, आप उसको पानी को कलेक्ट करके रख लो, साफ पानी को कलेक्ट करके रख लो बारिश के, फिर वही बाद में सिंचाई के काम में आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ी पैसा खर्च होता है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। ठीक है, जल का पुनर्चक्रण अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण में सहायता करेंगे। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कुशल उपयोग निकालने व शोधन की ज्यादा अच्छी तकनीकों का विकास, खनिजों का पुनर्चक्रण। तो ये बताना है खनिज का आपको सही से यूज करना है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये दोबारा से हमारे पास नहीं बचेंगे, इसलिए हमें अच्छे से इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, भविष्य को देखते हुए आगे बस में ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए, पारंपरिक स्रोत मतलब कैसे, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब डीजल वगैरह, कच्चा तेल हो गया, है ना, इन सबको बचाना होगा क्योंकि ये क्या है, पारंपरिक स्रोत हैं। जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल करो, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन चक्की होती है ना पंखे वाले, और जल ऊर्जा का यूज करो आप, है ना, जिससे पानी में जो हम लोग वो कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आई थिंक सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा चैप्टर था, हीरोइन बना दिया हमने इसको बना इजी बना के। ठीक है, चलिए तो आप लोग सपोर्ट करें साइमन क्लास को ज्यादा से ज्यादा, अभी बहुत आगे तक जाना है ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके बढ़िया तरीके से, क्यों ठीक है, आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। हमारा चैप्टर हो चुका है 19 चैप्टर था ये, इसके बाद हम लोग 20वां चैप्टर करेंगे, अच्छे तरीके से करवा दूंगा वो। और इससे पहले वाली वीडियोस आप लोग जरूर जाकर देखें, अच्छी लगी तो कमेंट ना, बहुत से बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, आप लोग कमेंट करके कम से कम बता दिया करो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, जब तो मजा आएगा जिंदगी में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 20 चैप्टर रहेगा। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग प्लीज। चलिए अब लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।